शहबाज आए क्या होगा भारत पर असर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी बहुत विशेष प्रस्तुति। ये विशेष इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा और उसमें मुंह की खानी पड़ी। इमरान खान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव खो दिया और इसके साथ ही साथ विपक्ष ने हल्ला बोलते हुए नई सरकार का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। पाकिस्तान के इतिहास में यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, 10 अप्रैल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान में ही सदन के अंदर, संसद के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर आज ही के दिन यानी 10 अप्रैल 1947 की अगर बात करें, 1949 में खासतौर से सदन में मंजूरी मिली थी संविधान को। और अगर इमरान खान के नजरिए से देखें तो इसी संविधान, इसी सदन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इमरान की कहानी उमड़ घुमड़ करती है। अब इमरान चले गए हैं, हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि संघर्ष अब शुरू हुआ है और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा क्योंकि विदेशी ताकतों से लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में जब चेहरा बदल गया है, कुर्सी पर अब नए चेहरे आने वाले हैं, सत्ता बदल रही है, तो क्या भारत के लिए भी कुछ बदलेगा? क्योंकि इमरान राज में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने एक बड़ा वैक्यूम देखा था, क्या शहबाज शरीफ उस वैक्यूम को फिल कर देंगे? जिस तरह से शहबाज शरीफ अपने बयान दे रहे हैं, आने से पहले ही, सत्ता संभालने से पहले ही कह रहे हैं कि भारत से शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर विवाद को सबसे पहले तरजीह देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कश्मीर के हल के बिना कोई भी विवाद सुलझने वाला नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठने वाले हर एक शख्स की यह जरूरत है और मजबूरी भी है कि वो भारत और भारत के अभिन्न अंग कश्मीर का राग लिए बगैर अपनी सत्ता नहीं संभाल सकता? आज इसी पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष अतिथि भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा जल्दी समझ लेते हैं जो पाकिस्तान में हुआ है, मिडनाइट ड्रामा जो हुआ वहां पर तब से लेकर बीते 24 घंटे में तब से लेकर अब तक क्या बड़ा परिवर्तन आया है। जरा जल्दी ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में देर रात लंबी उठापटक हमने देखी थी। पाकिस्तान की सियासत में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद देखिए होता क्या, ये सब कुछ घटना चक्र रात में हो रहा था। रात करीब 12:40 पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और मतदान हुआ। विपक्ष के पक्ष में 174 वोट पड़े और यहीं से इमरान के जाने का रास्ता तय हो गया। वैसे ये आपको याद होगा कि 174 सांसदों के हस्ताक्षर किए हुए पत्र को पहले ही विपक्ष सामने रख चुका था और ऐसे में विपक्ष के अब नए प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में शहबाज शरीफ के नाम पर मुहर लग चुकी है। उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। नई सरकार में बिलावल भुट्टो को कहा जा रहा है कि वो विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ नेशनल असेंबली का अब अगला सत्र सोमवार को बुलाया गया है। सोमवार के दिन ही खासतौर से शहबाज शरीफ को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। उधर देर रात में ही पीएम आवास छोड़कर इमरान खान और उनका काफिला निकलते हुए नजर आया था। इस्लामाबाद में सेना को तैनात कर दिया गया क्योंकि इमरान खान लगातार लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे थे। उधर नेता या अधिकारी बिना मंजूरी के अब देश नहीं छोड़ सकेंगे। देखिए, सत्ता परिवर्तन हो रहा है और इमरान खान और उनसे जुड़े हुए करीबियों के लिए मुसीबत शुरू हो जाती है। एक तरफ उनके एक बहुत करीबी नेता के घर पर छापेमारी होती है, दूसरी तरफ इमरान खान के नाम को ईसीएल में डालने की याचिका दायर हो जाती है, यानी बिना अनुमति इमरान खान देश नहीं छोड़ सकते। और इमरान सरकार में जुड़े हुए तमाम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी बिना एनओसी के देश नहीं छोड़ सकते हैं और इसीलिए सभी एयरपोर्ट्स को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इन सब के बीच पाकिस्तान का सियासी घटनाक्रम अब भारत की दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसे ही जानने समझने के लिए दो विशेष अतिथि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं, जरा पैनलिस्ट को ले आइए स्क्रीन पर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल जीएस सोडी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोडी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कमर आगा साहब, आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। देखिए, जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं ये बड़ी बेईमानी हो जाएगी अगर खुद से ही हम कहें कि पाकिस्तान में सत्ता बदली और हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो तो होने वाला नहीं है। बिकॉज उनकी मजबूरी है, भारत विरोधी राग जब तक नहीं अलापेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी
फिर भी सवाल यह है कि शहबाज शरीफ उस पार्टी से आते हैं जिसे शुरू से ही प्रो इंडिया माना जाता रहा। नवाज शरीफ के दौर में हमने देखा था कि भारत के साथ, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ले या फिर नरेंद्र मोदी जी की जब शपथ ग्रहण था, उनका यहां पर आना, फिर साड़ियों का अपनी माताओं के लिए आदान प्रदान करना, तो कहीं ना कहीं से एक प्रो इंडिया उनका एक रुझान रहा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में शहबाज शरीफ उसी पार्टी के नेता हैं, उन्हीं के भाई हैं, कुर्सी पर अभी बैठे नहीं हैं, उससे पहले ही कश्मीर की बात कहनी शुरू कर दी। क्या समझा जाए? कमर आगा साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या वहाँ की जो रक्षा पॉलिसी है वो वहाँ का प्रधानमंत्री तय नहीं करता, वो वहाँ की सेना तय करती है। और सेना जो है वो कश्मीर इशू को कभी छोड़ने पे तैयार नहीं, इसलिए कि कश्मीर इशू के ही माध्यम से वो एक बड़ा रोल, पॉलिटिकल रोल भी पाकिस्तान में आगे बढ़ाती है, अपने को पॉलिटिकल पावर भी गेन करती है। और बार बार ये एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन डेवलप करती है कि भारत से थ्रेट है, कश्मीर को आज़ाद कराना है, कश्मीर की जनता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसमें उठाना। और जिन लोगों ने जब भी, जो सिविलियन गवर्नमेंट जब भी आई हैं, खासतौर से दो गवर्नमेंट, पीपीपी की गवर्नमेंट यानी पीपल्स पार्टी की जो भुट्टो की पार्टी है, और दूसरी जो नवाज शरीफ की पार्टी है, नवाज शरीफ साहब ने भी हमेशा बात की जी कि सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यानी सिविलियन गवर्नमेंट जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो उसकी होनी चाहिए सुप्रीमेसी, ना कि सेना की। और इसी वजह से इन दोनों, और ये दोनों पार्टी समझती हैं कि अगर भारत से संबंध अच्छे हो जाएंगे तो आर्मी का जो रोल है वो कम हो जाएगा, आर्मी को बैरक में जाना पड़ेगा। इसी कारणवश ये लोग, हमने देखा है कि इन दोनों के, भुट्टो साहब जो सीनियर भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको फांसी दी गई जनरल ज़ियाउल हक के समय में। और फिर उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो ने यही बात की तो उनकी हत्या हो गई, और जिसने हत्या की थी उसको कोर्ट ने छोड़ दिया ये कह के कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, लैक ऑफ एविडेंस के बेस पे बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिला। फिर उसके अलावा हमने ये देखा नवाज शरीफ साहब ने ये बात की तो उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया। और तो ये इस तरह से इमरान खान, शहबाज शरीफ समझदार आदमी लगते, उन्हीं ने कहा कि अगर मुझे अपनी कुर्सी बचानी है, प्राइम मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से बनने जा रहा हूं, तो पहले ही उन्हीं ने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। चलिए, आप कह रहे हैं कि जैसा मैंने भी कहा, और अब ये है कि अपनी कुर्सी बचानी है तो मजबूरी है कि भारत विरोधी बातें करनी है और तभी जाकर कहीं ना कहीं से संरक्षण मिलेगा। लेकिन जे.एस. सोढी साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ड्रामा, अविश्वास प्रस्ताव जब से रखा गया विपक्ष की तरफ से, तब से लेकर अब तक, जब शहबाज शरीफ अब नए चेहरे के रूप में बतौर प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं, एक दौर हम लगातार देखते रहे कि सेना इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे से दूर रही और ये बताने की कोशिश की जाती रही कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिकली हो रहा है, हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, सेना का कोई दखल नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सेना की दखल के बगैर हुआ है? क्या शहबाज शरीफ कश्मीर की बात कहकर खुद ही सेना ने, बाजवा साहब ने जो कोशिश की थी दिखाने की, उस पर उन्होंने पानी फेर दिया? जय हिंद लावनी जी। जय हिंद सर। लावनी जी, सितंबर 2004 में किताब लिखी गई थी, हसन अब्बास ने किताब लिखी थी, पाकिस्तान ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म। उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की जो राजनीति वो 3 मुद्दों पे चलती, 3A पे चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। 18 साल के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि पाकिस्तान की सेना पर्दे के पीछे रही है, लेकिन सारा कंट्रोल पाकिस्तान की सेना ने किया है। पिछले साल अक्टूबर में जब सेना अध्यक्ष जनरल कमर बाजवा की भेजी हुई फाइल पे इमरान खान 3 हफ्ते बैठे रहे DGISI की नियुक्ति पे, उस वक्त सेना ने डिसाइड कर लिया कि अब हमने इमरान खान को सत्ता से निकालना है। और तब से लेके अब तक जो भी पाकिस्तान में ड्रामा हुआ वो सारा सेना का किया कराया था। लावनी जी, मैं आपका ख्याल एक और बात पे लेके जाना चाहूंगा। हालांकि 3 अप्रैल को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि
पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोटिंग होगा और कल होगा, लेकिन इमरान खान ने हर हथकंडा अपनाया इसको डिले करने का, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कल 10 बजे के आसपास पाकिस्तानी सेना की जो 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड है जो कि रावलपिंडी में लोकेटेड है, वो निकल पड़ी इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद 11 बजे के करीब एक पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर जिसमें उनके DGISI और एक और लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो इमरान खान के निवास पे गए और इमरान खान को क्लियरली बोला गया कि अगर तुमने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं कराया तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। 12 बजे के आसपास इमरान खान नेशनल असेंबली पहुंच गए और 12:40 के आसपास नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोटिंग हो गई। ये सारी चीज दर्शाती है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए भी पाकिस्तानी सेना को आना पड़ा बीच में। यानी सत्ता से करीबी हो तो जरूरी है कि सेना से करीबी हो, और सेना से मनमुटाव मतलब सत्ता से दूरी। सत्ता चलाने वाले पूरा पाकिस्तान कंट्रोल्ड बाय आर्मी, ये बिल्कुल तय हो चुका है। लेकिन सवाल ये था कमर आगा साहब, अब आपके पास आते हुए, देखिए आज की तारीख की बात हो रही थी, 49 ईयर्स के बाद आज का दिन है जब खास तौर से सदन में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उन्होंने संविधान को एक्सेप्ट किया था। आज ही के दिन अगर इमरान खान सत्ता छोड़ रहे हैं, आज ही के दिन अगर नया चेहरा सामने आ रहा है, आज ही के दिन एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा जा रहा है, और आज ही के दिन अगर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि वेलकम बैक ओल्ड पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये तय है कि पाकिस्तान के संविधान में भारत विरोधी नीतियां पहले से ही वर्णित हैं, और इसीलिए अब हमें ज्यादा डबल तैयारी करने की जरूरत होगी। क्योंकि इमरान खान के टाइम में हमने देखा कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, शहबाज शरीफ आ रहे थे, ये उम्मीद थी कि प्रो इंडिया उनका एक नेचर आए, उनकी पार्टी का, उनके बड़े भाई साहब का भी शायद कुछ चेंजेस आए, बट देयर वुड बी नो चेंजेस, ऐसा लग रहा है। हमें क्या तैयारी करनी है और हमें किस तरह से अब तैयार होने की जरूरत है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि भारत की सेना काफी सक्षम है, तैयार है इनसे डील करने के लिए, वहाँ पे डिप्लॉयड भी है। जो शुरुआत की जरूरत है जितने लोगों की। और दूसरी बात ये है कि जंग तो पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर उसने कोई जंग की तैयारी की या सोचा भी तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये बात वो लोग अच्छी तरह समझते हैं। दूसरी बात ये है कि सर, वो डायरेक्ट वॉर कहाँ करते हैं, उनको अपनी हैसियत पता है, लेकिन वो जो टेररिस्ट भेजकर जो वो स्यूडो वॉर करने की कोशिश करते हैं और वहां पर ब्रेन से जो उनका गेम चलता है, मुझे लगता है दैट इज मोर डिफिकल्ट। आप बोलने देंगी जी मुझे? जी सर, प्लीज। मैं मेरा पॉइंट यही था मेरे कहने का कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, इनस्टेबिलिटी वहां पे बढ़ती है, अराजकता फैलने का डर रहता है, और उसके काफी चांसेस वहां पे नजर आते हैं, क्योंकि न तो कोई बड़ा लीडर है उस मुल्क में और ना ही कोई धार्मिक लीडर नजर आता है, स्पिरिचुअल लीडर जो इस मुल्क को संभाल सके, स्थिति में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर सके। ये शहबाज शरीफ जरूर इनको थोड़ा सा 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट की, लेकिन इनको मुल्क चलाने का कोई वो एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस। तो ऐसी स्थिति में कट्टरपंथी ताकतें जो हैं और वही आगे बढ़ती नजर आती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इन ताकतों को सरकार भी, वहाँ सेना भी सपोर्ट करती रही है, तो उसका खतरा भारत के लिए बना रहेगा। हमारे लिए भी और अफगानिस्तान के अंदर भी हालात बदलेंगे। ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी और जो ये तालिबान वगैरह ग्रुप वगैरह है ये और सक्रिय होगा, और उनकी भी जो उन्हीं ने वायदे किए थे उनको पूरा न करके बल्कि अपना सही चेहरा उनका भी सामने खुल के आ सकता है। अभी जल्दी होगा कहना, लेकिन ये है कि हमको भारत पूरी तरीके से तैयार है। दोनों उसमें अगर ये जंग छेड़ते हैं तो उसके लिए भी तैयार है, और अगर आतंकवादियों को भेजते हैं तो उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारे कोई संबंध अच्छे हो जाएंगे या कुछ होंगे। हाँ, हम तैयार ज़रूर हैं, हम ये भी चाहते हैं कि संबंध अच्छे हों। उसके लिए भारत ने साफ कहा है कि अगर आप जो है दहशत और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। अगर आपको संबंध भारत से बनाना है तो पहले आपको आतंकवाद पे रोक लगानी होगी, उसके बाद भारत बातचीत के माध्यम से 2 पक्षीय
बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ सभी सकेगा। मसलों बिल्कुल, को हल कर सकें। हमने अपना स्टैंड पहले भी वही रखा था और आज भी वही रख रहे हैं, लेकिन जे सोडी साहब जो बात कमर साहब कह रहे हैं उसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए कि हम ये कहते हैं हमारा स्टैंड क्लियर है कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के तो डीएनए में है, वो बदल नहीं सकता है। आपने अगर देखा हो थोड़ा सा टाइमिंग्स पर टाइमलाइन पर अगर चीज़ों को घटना चक्र को रखें, एक बीच में एक डिसीजन आ जाता है कोर्ट की तरफ से कि हाफिज सईद को 31 इयर्स की जेल हो जाती है, कैद हो जाती है। सवाल ये है कि इधर इमरान का जाना, इधर हाफिज सईद के लिए सज़ा का ऐलान होना, उधर शहबाज शरीफ का आना, इधर शहबाज शरीफ का कश्मीर राग अलाप देना, टाइमलाइन पर अगर सब कुछ रखें तो क्या आपको नहीं लगता है कि भारत के लिए इनडायरेक्ट अगर देखें तो एक हिंट दे दिया गया है पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट की तरफ से कि उनकी क्या सोच है और क्या होने वाला है? ये हाफिज सईद को सजा का ऐलान इसी समय करके कौन सा फेस ऑफ है ये? लावनी जी, हाफिज सईद और बाकी जो आतंकवादी हैं उनको कई बार इन्होंने जेल की सजा दी है, लेकिन सारे ओपनली घूमते हैं वहां पे, सारे 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, पूरी उनके पास फैसिलिटी है। तो ये कोई जो जेल इनको भेजना है इसकी कोई खास वैल्यू है नहीं। जहां तक पाकिस्तान का नजरिया है भारत की तरफ, वो इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि वहां पे जैसे अभी आगा साहब ने बताया कि पाकिस्तान की सेना वहां पे 3 चीजें कंट्रोल करती है। उन्होंने 2 बताई, तीसरी मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा। एक है रक्षा, एक है इकोनॉमिक अफेयर्स और तीसरा है एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये पाकिस्तान सेना के हाथ में है। अब आर्थिक कैसे पाकिस्तानी सेना के हाथ में है, वहां पे 55 फाउंडेशन चलती हैं या जिसको हम एनजीओ कहते हैं, जो कि पाकिस्तानी सेना, नेवी और एयरफोर्स चलाते हैं। और ये जो 55 फाउंडेशन है ये पाकिस्तान की हर नमक से लेके स्टील तक जो बनता है उसमें इन 55 फाउंडेशन का हाथ है। तो पाकिस्तान का जो रक्षा है, आर्थिक अफेयर्स हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, विदेश मामले हैं, तीनों पाकिस्तानी सेना के हाथ में है। अगर पाकिस्तानी सेना कश्मीर का मुद्दा खत्म कर देगी तो उनका जो रिलेवेंस है वो खत्म हो जाएगा। उनको जो पावर और पैसा मिल रहा है कश्मीर का मुद्दा रेज करके, वो पाकिस्तानी सेना का खत्म हो जाएगा और पाकिस्तानी सेना की जो आज ताकत है वो खत्म हो जाएगी। तो चाहे शहबाज शरीफ आए, चाहे बिलावल भुट्टो आए या चाहे अगले 22 प्रधानमंत्री आए पाकिस्तान में, कुछ नहीं बदल सकता क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद बनी है वो एंटी इंडिया पे बनी है, एंटी इंडिया नैरेटिव पे बनी है। तो कोई प्रधानमंत्री आए या नहीं आए, वहां पे कुछ नहीं चेंज होगा जब तक पाकिस्तानी सेना नहीं चाहेगी, और पाकिस्तानी सेना कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जो ताकत है वो कम हो। लेकिन सर एक बात ये भी तो है कि इमरान खान ने जाते जाते अगर आर्मी के खिलाफ अपने पूरे व्यवहार को दिखाया, अगर बातें कहनी शुरू की है, तो इतना तो जरूर है ना कि वहां की जमहूरियत में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया कि देखिए सेना का हस्तक्षेप रहता है और मैं इसी का विरोध कर रहा हूं और इसीलिए जा रहा हूं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका फायदा आने वाले समय में इमरान खान को मिल सकता है अगर वो जेल के पीछे नहीं, जेल की सलाखों के पीछे अगर नहीं डाले गए तो? जय सोनी साहब। लावनी जी, इमरान खान ने ये हथकंडे जरूर अपनाए क्योंकि उनको लगा कि इलेक्शन हो जाएंगे और मैं प्री इलेक्शन मोड में आ जाऊं और मैं ये बातें करके मैं अवाम का दिल जीत लूं। पाकिस्तान में अवाम का दिल तभी जीत सकते हो अगर आपके रिलेशंस पाकिस्तानी सेना के साथ अच्छे हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास के पीछे जाएं, जब परवेज मुशर्रफ जो सेनाध्यक्ष थे पाकिस्तान के, उनकी नवाज शरीफ से अनबन हो गई और नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया गया। आज वही पाकिस्तानी सेना है जनरल कमार बाजवा के नीचे जो नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को सत्ता में ला रही है। तो पाकिस्तान में कुछ भी बदले, लेकिन उतना बदलाव नहीं आता जब तक पाकिस्तानी सेना चाहे। तभी कहते हैं कि ये पुराना पाकिस्तान है, पुरानी बोतल में, वहां पे कुछ नहीं चेंज हो सकता जब तक पाकिस्तानी सेना नहीं चाहे, और पाकिस्तानी सेना कभी नहीं चाहेगी ये। और इसीलिए तो बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं वेलकम ओल्ड पाकिस्तान, मतलब वो हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कमर आगा साहब, मेरा यही सवाल आपसे होगा, क्योंकि देखिए अब बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पंडित हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने भी जाते जाते भी बाउंसर फेंक दिया है। उन्होंने अपने लिए एक माहौल जरूर बना दिया है, क्योंकि वहां की जमहूरियत का जो हमने रिएक्शन सुना और देखा इस बीच, लगातार उनकी तरफ से ही कहा जाता रहा कि भारत को देखिए, भारत कितनी तरक्की कर रहा है, भारत में एक नेतृत्व है, भारत में सेना का हस्तक्षेप नहीं है। और इमरान खान ने कहीं ना कहीं से सेना के उसी फेस को एक्सपोज कर दिया अगर लोगों के सामने। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में उनके लिए कुछ बेहतर तस्वीर बन सकती है? जैसे मैंने कहा कि अगर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो। कमर आगा साहब, देखिए कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि वो सेना के पोस्टर बॉय रहे हैं, वो सेना में उनकी अभी भी
पकड़ है। उनके रिश्ते कमर बाजवा जो सेना के चीफ हैं उनसे ज़रूर बिगड़े हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि सेना के जो दूसरे कोर कमांडर्स हैं कुछ, वो उनको अभी भी इनकी सपोर्ट है। और दूसरी बात ये है कि कमर बाजवा नवंबर तक हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। और एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाह रहा था जी। वो जो भारत की बात कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान की आम जनता चाहती है कि भारत से रिश्ते अच्छे हों। वो इसलिए वजह से बातें कर रहे थे। उनको कोई इंटरेस्ट भारत से नहीं है, बल्कि ये कि वोटों से है। उनको लगा कि अगर भारत के इससे पहले भी इलेक्शन में आने से पहले जीतने से, जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मैं भारत से अच्छे संबंध करूंगा अगर जीत जाऊंगा, और नवाज शरीफ साहब भी यही बार बार कहते थे, मगर आने के बाद ये लोग नहीं कर पाते। दूसरी बात ये भी है कि ये अपना इलेक्शन मोड में आ चुके हैं पूरी तरीके से इमरान खान साहब, और ये लगातार जो अमेरिका बैशिंग कर रहे हैं वो भी इसी वजह से कर रहे हैं कि वहाँ की आम जनता में काफ़ी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं, उनको वो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी डिस्पेरेट है, इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी बड़ी ख़राब है जी। और वो मुझे लगता है कि बातचीत के दौर में हो सकता है कि वो इंटरेस्ट हो, भारत से इंटरेस्ट ले। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, और वो कमर बाजवा ने भी कहा कि वो अमेरिका से भी अच्छे संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा बार बार ये भी बात हुई कि भारत से भी कमर बाजवा ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए जी। और अगर बगैर अमेरिका के और भारत से बातचीत करे हुए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाएगा। ये और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की सेना ये भी चाहती है कि संबंध बना के किसी भी सूरत से तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में उसको मान्यता मिल जाए। ये दो चीज़ें उनके सामने हैं और इसीलिए वो भारत के प्रति अपना रुख नरम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी लेकिन सोनी साहब एक सवाल सोनी साहब आपसे भी, जो कमर साहब कह रहे हैं उसी बात को मैं थोड़ा आगे लेके जा रही हूँ। यहाँ पर एक चीज हम लगातार देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट को देख पाना अभी तक उसकी नसीब में आया ही नहीं। 5 साल का किसी भी पीएम ने कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अभी फिलहाल जो पीएम बने हैं वो गठबंधन के पीएम हैं, और इस गठबंधन में दो ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो एक दूसरे की जानी दुश्मन रही हैं। चाहे PMLN नवाज की बात करें या PPP की बात करें, दोनों ही एक दूसरे की जाने दुश्मन रही हैं, लेकिन सत्ता की चाहत ने दोनों को साथ कर दिया। सवाल यह है कि भारत से अच्छे जिन रिश्तों की हम बात कर रहे हैं इसमें दो स्थितियां हैं। एक स्थिति में शहबाज शरीफ अगर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी स्थिति में हम यह भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि दो विरोधी पार्टियां बार बार एक मुद्दे पर आकर उनके बीच में टकराव होगा, फिर अनस्टेबिलिटी होगी, और यही अनस्टेबिलिटी एक बार फिर से पाकिस्तान के लोकतंत्र को ले डूबेगी? लोकतंत्र तो खैर कहना ही नहीं चाहिए, वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं, लेकिन वहां की जमहूरियत को एक तरह से ले डूबेगी। जय सोडी साहब। बिल्कुल लाभी जी, आपने सही कहा। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि दुश्मन के दुश्मन अच्छे दोस्त होते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की दोस्ती अभी हुई है कुछ चंद हफ्तों से, ये उनके दिल के अंदर से नहीं हुई है, ये सिर्फ दोस्ती हुई है इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए। हम देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में जब ये सत्ता में आएंगे इनके आपसी डिफरेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि अगले साल अगस्त में दोबारा जनरल इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में, तब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट फिर लड़ेंगे। तो इनका जो ये जी यानी अभी जो हुआ है ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक कुर्सी की चाहत में। देखिए कुर्सी क्या क्या नहीं कराती, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब जीवन स्थायी नहीं होता साहब तो कुर्सी कैसे स्थायी हो सकती है। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बड़ा महत्वपूर्ण समय हमें दिया और आप दोनों ने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को समझाया। लेकिन हाँ देखिए, इतना जरूर है कि भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान पर नजर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही है भारत विरोधी गतिविधियों के आधार पर, और अगर सोच काम सब कुछ एंटी इंडियन है तो फिर ऐसे में भारत को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये परिस्थितियां एक बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।